सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न जो है वो है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। आप सभी पढ़ते हैं, पढ़ना क्यों जरूरी है। आपके मन में कभी क्वेश्चन नहीं आता होगा तो देखिए कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाकर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अध्ययन उपयोगी है ना। इसके अलावा यह हमें इस दुनिया के विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने में मदद करता है, यानी एक अच्छा नागरिक आपको बनाता है, आपको समझ पैदा करता है। अदरवाइज सभी के सभी मनुष्य जो है वो भी एक एनिमल है, जानवर है, लेकिन यह बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि वह पढ़ता है, अध्ययन करता है। अध्ययन हमें ज्ञानवान बनाता है, हमारे जीवन को बेहतर और सार्थक बनाने में मदद करता है। अध्ययन सीखने का दूसरा नाम है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये आगे जो है ना वो छोड़ दिया है। एग्जाम क्रैक करके माता पिता का सम्मान और उनको दीर्घायु उम्र देने के लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चूंकि आप कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यह इच्छा होती है कि पहले तो हम पढ़ लें और पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने से आपका लाइफ अच्छा होगा, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ेगा समाज में, सोसाइटी में, और सबसे अधिक बात है जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। आप कुछ भी लाइफ में जो करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात है, एक बार अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको पूरे जीवन भर पछतावा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बार अगर आपने पढ़ाई कर ली तो आपकी पूरी की पूरी जो फैमिली है, आपका जो कह सकते हैं कि खानदान है, वो पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप अच्छे जॉब में, बड़े जॉब में जाते हैं, एक अच्छा पोस्ट पे आप होल्ड करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है या अगल बगल आस पड़ोस के सोसाइटी में भी एक अच्छा मैसेज तो जाता ही है, साथ ही वहाँ से रिजल्ट ज़्यादा होने लगता है। बच्चों को पढ़ाने की प्रवृत्ति जो है पेरेंट्स में ज़्यादा आता है, स्पेशली जब गर्ल्स कोई अगर करती है, कोई लड़की अगर बड़ी मुकाम हासिल करती है तो केवल वो अपने लिए पास नहीं करती है बल्कि जितनी भी उस गांव और उस एरिया की जो लड़की है उसके जीवन को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर देती है, क्योंकि बाकी पेरेंट भी सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी भी ऐसा कर सकती है। इसीलिए पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। तो पढ़ना जरूरी है, वहीं से शुरू होता है कि हमको अपने लाइफ में क्या करना है। तो इसीलिए आप सभी को पढ़ना ही चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाद में यह मन में नहीं आए कि हमने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आता है कि पढ़ने का तरीका क्या है ना, क्योंकि तरह तरह से लोग पढ़ते हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं। तो पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो पढ़ने के तरीका को हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम देखेंगे कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं। पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले हमको बुक्स, नोट्स, मैगजीन जो भी है उसका अध्ययन करना है कि नहीं। ठीक है, यानी कि स्टडी करनी है। उसके बाद जो है थिंकिंग, यानी चिंतन करनी है, और बाद में है राइटिंग। ओके, तो सबसे पहले बुक्स को हमें पढ़नी है, पढ़ने के बाद जो है उसके बारे में थिंक करना है। सामान्य तौर पे हम लोग केवल पढ़ते हैं और याद करते हैं, थिंक नहीं करते। हमारा बीच वाला जो पोर्शन है थिंकिंग वाला वो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो जो भी आप पढ़े उसके बारे में जो गैप है 1.5 से 2 घंटा पढ़ने के बीच में आप थिंक करिए क्या क्या पढ़े हैं, पहला। दूसरा, क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। ठीक है, तो थिंक करेंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी 2 तरह के होते हैं, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। सो परमानेंट मेमोरी में आपका जो भी पढ़े हैं वो चला जाएगा, तो कभी नहीं निकलेगा। और कब जाएगा, जब आप उस पर थिंक करेंगे, सोचेंगे, तभी आपका होगा। क्लियर है। तो आपको सोचना जरूरी है और सोचने के बाद लिखना जरूरी है। लिखना क्या जरूरी है,
जो भी आपने पढ़ा है वो बुक से उतारना नहीं है, बल्कि आपको अपने मन से लिखना है कि क्या क्या आपने पढ़ा है, पहला। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस भी साथ में कर लेनी चाहिए, या प्रीलिम्स का हो या मेंस का भी हो, जो भी हो उससे रिलेटेड है उसको करना चाहिए। तो ये अगर इस मेथड को अगर आप अपनाते हैं, ठीक है, तो आप अपने जिंदगी के कोई भी एग्जाम को पास कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज। उस एग्जाम को भी पास करने के लिए यही मेथड है। चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, या फिर रेलवेज हो, या कोई भी एग्जाम्स हो, कैट हो, मैट हो, कुछ कोई भी एग्जाम, आपको इसी मेथड से बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन में पास कर सकते हैं। यानी कि अध्ययन, चिंतन और लेखन, यह पढ़ने का तरीका है। पढ़ना कैसे है, उसके बाद क्या है, पढ़ते समय रिट्राइव मेथड को अपनाना चाहिए। रिट्राइव मेथड का मतलब होता है कि जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन करना चाहिए, उसी से क्वेश्चन करना चाहिए। तुम यहाँ पे आए हो तो क्यों आए हो, ये फैक्ट आया है तो क्या आया है, ठीक है। यानी कि खुद से वहीं पे क्वेश्चन को क्रिएट करना, तभी ये आपको सफल बनाएगा। ये रिट्राइव मेथड कहते हैं, कुछ खुद से उससे क्वेश्चन करना। पढ़ते समय जो है डायग्राम, मैप का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने मॉनसून पढ़ा तो आपको डायग्राम, मैप उसी समय बनाना है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा, साइंस पढ़ा, तो साइंस में भी अगर ह्यूमन बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका डायग्राम, मैप बना के, उसमें आपको मैप नहीं आएगा, डायग्राम बना के उसको उसी समय समझना है। या जो इंफॉर्मेशन आपने एक स्टेंजा में पढ़ा है उसको एक डायग्राम बना के वहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार डायग्राम बना सकते हैं। अलग अलग तरह के बहुत सारे डायग्राम होते हैं। उस डायग्राम का यूज करके पढ़ाई करेंगे, कभी आप नहीं भूलेंगे। यानी कि पढ़ते समय इसका उपयोग हमेशा करना चाहिए। आगे एक स्लाइड में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप उसको करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। और हमेशा जो है बुक्स में रंग रोगन, ठीक है, रंग रोगन का मतलब होता है कि हमेशा कलरफुल बुक्स को करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप बुक्स को कलरफुल करके, आप लोग कहते हैं बुक को गंदा करना, मैं कहता हूँ जितना कलरफुल उसको करेंगे उतना जो है आपको ज़्यादा याद होगा। तो बुक्स को जितना कलरफुल कर सकते हैं, जितने डायग्राम, मैप करा सकते हैं, और साथ ही जो चीज़ें याद नहीं हो सकती है, सीक्वेंस वाइज है, उसका फार्मूला बनाना चाहिए। जैसा मैंने आपको पॉलिटी में बताया, बहुत सारे ऐसे फार्मूला है जिसमें कि मैंने आपको फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला वहाँ पे बनाना चाहिए, और इस फार्मूला के माध्यम से आपको याद हो पाएगा। तो यही जो है तरीके हैं 4, जिसके माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। यानी पढ़ने का जो तरीका का जो मेरा क्वेश्चन था यह सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, आ रहा है मजा? तो ये है आपके पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब आपके मन में आता है बुक्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना। बुक्स को सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुक्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें हम लोग चलते हैं कि बुक्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अंडरलाइन करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन करने के साथ मैंने लिखा है कि 3 कलर का पेन उपयोग करना है, ठीक है ना। 3 कलर का पेन जो है आपको उपयोग करना है। तो पढ़ने के समय क्या करते हैं कि बुक्स को जब रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम कोई भी अंडरलाइनिंग नहीं करना है। फर्स्ट टाइम रीडिंग डाला, सेकेंड टाइम पढ़ते समय हम सबसे पहले ब्लू पेन का यूज करते हैं, ब्लू पेन से अंडरलाइनिंग किया। थर्ड टाइम क्या है, उसी पेज को जब हम पढ़ते हैं, उसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो थर्ड टाइम हम लोग किस कलर का उपयोग करेंगे, ब्लैक पेन का, ठीक है। यानी कि ब्लू से ब्लू में जो है सो मैक्सिमम आपका आ जाएगा, फिर ब्लैक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और लास्ट में आता है रेड कलर, ठीक है। रेड कलर का उपयोग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फैक्ट होता है उसको राउंड राउंड करते हैं, ठीक है। और राउंड राउंड करते हैं तो केवल हमारा क्या होता है, जब भी हमको रिवीजन करना होता है तो गोल गोल जो है उसी पे हमारा नज़र जाता है। तो पूरी की पूरी जो पेज की कहानी होती है, पेज में जो फैक्ट होता है या पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी जाती है वो सभी की सभी याद हो जाती है, स्कैन हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। माइंड जो है वो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सुपर कंप्यूटर, उससे बहुत आगे की चीज़ है, और माइंड जो है तुरंत उसको याद कर लेता है और इजीली जो है आप उसको याद कर सकेंगे, ठीक है।
अब मन में यह है सिलेक्टिव चैप्टर पे फोकस करना है। कोई ऐसी बुक्स नहीं है या बहुत कम ऐसी बुक्स है जिसके सभी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कोई ऐसी बुक्स नहीं है जिसके सभी चैप्टर को पढ़ा जाए। हम सामान्य तौर पे जो भी बुक्स लेते हैं उसको सब पढ़ जाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको पॉलिटी के 80 से ज़्यादा चैप्टर है, उसमें से 13-14 चैप्टर पढ़ने का। उसी तरीके से आपको हिस्ट्री में भी मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर इग्नोर करेंगे, कौन सा पढ़ेंगे। और हर बुक्स में खास खास चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है और खास खास चैप्टर ही किसी राइटर द्वारा अच्छे से लिखा जाता है। क्लियर है ना? अगर मान लेते हैं कि हम अगर बात करेंगे कि बीएल ग्रोवर की बुक पढ़नी चाहिए, तो बीएल ग्रोवर में 1957 के पहले का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, यानी उस बुक से केवल और केवल उतना ही पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करेंगे तो बिपिन चंद्रा से अच्छी कोई बुक्स नहीं है, उससे करना चाहिए। यानी दोनों बुक्स के पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने लिया बीएल ग्रोवर अब पूरा पढ़ गए, फिर इसको लेकर पूरा पढ़ गए। नहीं, आपको हर बुक्स में चैप्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा, किस बुक्स में कौन सा चैप्टर अच्छा है, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सिलेक्टिव होना पड़ेगा बुक्स को पढ़ते समय। ठीक है? और कई बार मन में ऐसा होता है कि अरे हम तो बहुत तेज स्टूडेंट है या हमारे पास टाइम है तो सब पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम भी किल होता है और आपका जो है जितना भी आपने मेहनत किया है वो सब आपका रिपीट होता है, बेकार जाता है। तो ये दो ऐसे मेथड है जिसके माध्यम से बुक्स को आपको रीड करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है? बाकी जो भी प्रश्न वगैरह आपके मन में आएगा वो आगे हम आपको बता देंगे। ठीक है? अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के। कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए? आप सबके मन में क्वेश्चन हमेशा रहता है ना? किसी ने अलग अलग बता दिया है, 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। आईएएस बनते हैं वो 20 घंटा पढ़ते हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं। ठीक है ना? मैं जब पढ़ता था तो एक डायरी लेखन मेरी शौक थी। डायरी में हमेशा रात के 12 बजे लिखता था, आज मैंने 16 घंटा पढ़ा, आज मैंने 12 घंटा पढ़ा, 13 घंटा, 13.5 घंटा, पूरा कैलकुलेट करता था दिन भर का। ठीक है? तो मैं भी वही करता था जो जनरली लोग करते हैं। पढ़ाई को घंटों में नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? कितने घंटे की स्टडी का वो हम इस तरह से समझेंगे कि कितने घंटे की स्टडी जरूरी है। जितना आपको डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, जितना आप ग्रहण कर सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए। ठीक है? आपके जो क्षमता है वो कोई हो सकता है कि 2 घंटा में 8 घंटा के बराबर पढ़ता है, कोई जो है वो 8 घंटा पढ़ता है लेकिन 2 घंटा के बराबर पढ़ता है। सबकी डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है अलग अलग होती है। सब चूंकि ब्रेन का यूज अलग अलग लोग करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। कोई जल्दी समझता है, कोई लेट से समझता है, तो घंटों में नहीं बांट सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर घंटों में बांटना भी है तो कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये आइडियल है कि आपको 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी चाहिए। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन, जॉब में है तो क्या करें? जॉब में है वो उनको कम से कम जो है 2 घंटा, 2 आवर्स मॉर्निंग और 2 to 3 आवर्स इवनिंग, यानी कि 5 घंटा जॉब वाले के लिए, पहला। दूसरा, जो लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, क्लास वगैरह करते हैं, उनके लिए क्या होगा? क्लास के बाद भी एटलीस्ट उनको जो है 6 से 7 घंटा पढ़नी चाहिए। अब कहेंगे क्लास में जो पढ़ाया पढ़ते हैं क्लास में ही याद कर लेना चाहिए। क्लियर है? क्लास में ही याद करने का तरीका है कि आज जो पढ़ाया गया है आप क्लास में 15-20 मिनट पहले आ जाएं और कल जो पढ़ाया गया उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें, या समय से ही आए हैं तो बीच में ही रिवीजन कर ले जितनी जल्दी हो सकता है। और जो पढ़ाया गया वो यह समझ के अभी कॉपी में लिख लेना है, घर जाके पढ़ेंगे। वो जो है प्रवृत्ति ठीक नहीं है, वो नेचर ठीक नहीं। किसी ने पूरे अपने 7 दिन का, 1 वीक का 7 के हिसाब से 21 घंटा दिया है और मैं उसको 3 घंटा में पूरा करता हूँ, तो लॉस तो हो गया ना स्टूडेंट का। तो यहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा। मैंने कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लिया, मैं इसी मेथड से मटेरियल लेकर ही पढ़ लेता था।
लेकिन बात आप में और मेरे में अंतर है। आपको पढ़ना है, शुरू से आपको मेरिटोरियस बनना पड़ेगा, ठीक है। मैं कभी सेकंड रहा नहीं, इसलिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर सकता हूँ यहाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती उसके लिए क्लास ज़रूरी है, लेकिन क्लास में ही चीज़ें याद होनी चाहिए। अदरवाइज टाइम जाएगा 21 घंटा, दूसरा स्टूडेंट 3 घंटा में कवर कर लेगा आपके नोट्स और मटेरियल से, और ऐसा होता है, मैंने ऐसा ही किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको हिसाब से किताब क्लास की चीज़ें क्लास में ही हो जाए। कोई भी वर्ल्ड का कोई भी एग्ज़ाम अगर पास करना है तो 1 से 2 साल काफ़ी है। जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि चलो अभी अब टाइम है, बहुत टाइम है, पढ़ लेते हैं, और वो टाइम कई बार जो है कई स्टूडेंट के जीवन में 10 साल भी गुजरता है। 2 5 ईयर प्लान भी मैंने देखा है, ठीक है। और कोई ऐसे स्टूडेंट मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि 1-2 साल में काफ़ी होता है। कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए 2 साल की स्टडी, गहन अच्छी स्टडी जरूरी है, यूपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी, और दूसरे भी स्टेट पीसीएस या फिर दूसरे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। 6 महीना से 2 साल की स्टडी पर्याप्त होती है, लेकिन आपके कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे यह करना है और इसी साल करना है और इसी बार करना है। क्योंकि सामान्य तौर पे जैसे एग्ज़ाम पास आता है ना 60-70% या मान के चलते हैं, इस बार तो नहीं होगा, नेक्स्ट की तैयारी अब शुरू करनी है, ठीक है। तो वहीं से शुरू हो जाता, और उनका नेक्स्ट कभी नहीं आता। हर बार वो कहते हैं नेक्स्ट आएगा, हर बार लगेगा कि नेक्स्ट आएगा। जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट अभी कर रहे हैं, पूरा भी जस्ट फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में, उनको जनरली सीनियर क्या बोलेंगे, आपके पास बहुत समय है, कोई चिंता की बात नहीं, पढ़ो आराम से। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अभी तैयारी कर लेनी है, ताकि ये अपीयरिंग होते होते आपको रिजल्ट क्लियर करना है। जिनका ऑलरेडी समय बहुत निकल चुका है उनको ये समझना चाहिए कि अभी मुझे यही लास्ट चांस है, इसके बाद मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा और मुझे स्टडी करके इस पर निकलना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में रिजल्ट अच्छा होता है, सेकेंड में थोड़ा होता है, लास्ट अटैम्प्ट में भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। जिनको लगता है कि अब मेरे पास कोई चांस नहीं है तो उस साल वो स्टडी अच्छे से करते हैं और उनका रिजल्ट होता है, या लास्ट टाइम में भी जो है लोग रिजल्ट अच्छा कर पाते हैं। बट फ्रेशर के पास ये होता है कि उनके पास कोई टेंशन नहीं होता है, इसलिए उनका रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। पर जिनका ओल्ड एज हो जाते हैं, ओल्ड एज नहीं कहेंगे, जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, उनको इस चिंता रहती है और बहुत तरह के प्रेशर शुरू होता है, सामाजिक पारिवारिक सभी टेंशन शुरू हो जाता है, तो उसके चलते भी उनके रिजल्ट में थोड़ी सी व्यवधान होती है। तो ये पूरा एक आइडियल जो मैंने आपको बताया है वो आपका एक पूरा आइडियल यही है, ठीक है। तो पढ़ने का जो आपको मैंने बताया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके मन में आता होगा, रूटीन को कैसे बनाएं, है कि नहीं, या रूटीन बनाना जरूरी है कि नहीं, ये आपके मन में आता है ना। आता है तो इसका जवाब भी है मेरे पास, ठीक है। चलते हैं। रूटीन जो है सबका अलग अलग हो सकता है, मैं रूटीन बना के दे दूंगा, उसको फॉलो कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट सबका अलग, अपनी कैपेसिटी, अपना हिसाब, अपना आवश्यकता सबकी अलग अलग हो सकती है। इसीलिए हम हमेशा जो है आपको अपने हिसाब से ही रूटीन बनाना चाहिए। देखिए, सुबह, दोपहर और शाम, ये मैं सामान्य तौर से 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक का सुबह हो गया, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आफ्टरनून हो गया, 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक इवनिंग हो गया, ठीक है। इसमें डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने का है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये 3 पार्ट में उनको मिलता है समय, जिसमें से कि मॉर्निंग का समय हमेशा यूज करना चाहिए, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जीएस का पेपर है, उस पर फोकस करना चाहिए। दोपहर का समय राइटिंग का समय रखना चाहिए किसी को भी। उसमें क्या होता है, लेजीनेस आती है, आफ्टरनून में सोने का मन होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस का समय जो है बहुत अच्छा यही है। सेट बनाना हो तो भी यही समय अच्छा है, दोपहर का समय बहुत अच्छा होता है। यानी कि आप आफ्टरनून में लिख लें, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह का समय जो है आप हमेशा दोपहर का समय रखें, और इवनिंग का टाइम जो होता है उसमें रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, ऑप्शनल पेपर को पढ़ना चाहिए, और दोपहर में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि रूटीन जो है वो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि सुबह का रूटीन या रात का, देर रात पढ़े या सुबह पढ़े, ये भी ना मन में होता है कि रात में पढ़े सर कि सुबह से पढ़ना शुरू करे। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे ना, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 4 बजे एकदम सीधे दिमाग में घुस जाता है, पढ़ते हैं वो।
तो सबका अपना होता है, रात में पढ़े कि सुबह पढ़े कि दिन में पढ़े, जो भी है। कई लोग जो है पूरी रात पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे सोते हैं, 11-12 बजे उठते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुबह 5 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे, 4 बजे, 10 बजे सो जाते हैं, तो फिर वो 7 बजे 8 बजे उठते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो वो मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे भी उठते हैं। उनका अपना आइडियल टाइम है, उसके हिसाब से। अब मैं यह कहूँगा कि जिनको जैसे सूट करता है वैसे पढ़ना चाहिए। किसी के लिए यह नहीं है कि आप सुबह पढ़ें कि शाम पढ़ें, ये दोनों ही चीज़ें मैं अपना चुका हूँ। ठीक है, रात में भी पूरी रात पढ़ता था, सुबह सोता था, और ऐसा भी समय आया जो सुबह उठता था और फिर पढ़ता था। ठीक है, लेकिन आप पे डिपेंड करेगा कि आप रूटीन कैसा बनाएं। बट रूटीन के साथ मैं आपको जरूर रिपीट करूंगा कि एग्जाम का समय आने पर 1 से 1.5 महीना पहले अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में आ जाना चाहिए। जो लोग रात में पढ़ाई करते हैं उनको भी धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए 1-1 घंटा, आधा घंटा शिफ्ट करना पड़ता है। शिफ्ट करने के बाद मॉर्निंग में 6-7 बजे उठने की तुरंत शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो चुका होता है, तो आपको दोपहर के टाइम में या सुबह के जो समय है जिसमें कि नींद आ सकती है, और आपका एग्जाम 12 बजे हो सकता है। फिल्म्स का यूपीएससी एग्जाम जानते हैं 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको रात में अगर पढ़ने की भी है तो 1 से 1.5 महीना पहले ही अपने जो रात में पढ़ने की जो आपकी रूटीन या ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो है, ये 4 से 6 का बीच का समय है, जिसमें कि आपको ग्रुप डिस्कशन वगैरह 4 से 6 में करना चाहिए। ठीक है, अब 6 से 8 का जो समय है वो कोई भी सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट यानी कि जीएस का जो पेपर होगा उसको आपको करना चाहिए। 8 से 9 का बीच फिर से जो है आपको डिनर कर लेना चाहिए, म्यूजिक वगैरह सुनना चाहिए, जो भी गाना वाना सुनते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं। गॉसिप मतलब पॉजिटिव गॉसिप, न किसी की आलोचना नहीं। ठीक है, और 9 से 11 जो है फुल्ली रिवीजन, जो पूरा दिन में पढ़ा गया है उसको रिवीजन करना है 9 से 11 में। और क्या करना है, 11:30 में पीएम सो जाना है। ठीक है ना, यानी कि बेड टू बेड, तो आपको सो जाना है 11:30 बजे तक आपको सो जाना है, ताकि आप मॉर्निंग में फिर 6 बजे तक उठ सकें। ये एक आइडियल रूटीन जो है मैंने आपके लिए बना दिया है। इसके हिसाब से आप अपना जो फ्रेशर हैं, जो अपना रूटीन को रखना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, बट इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस रूटीन के साथ एक आपको बात मैं बताता हूं, ये कभी पालन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आना है। 90% अगर आप रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आप खुश रहिए, क्योंकि 90% ही फॉलो हो सकता है। 100% जो है फॉलो होता है 3 दिन, चौथे दिन नहीं होता है। ठीक है, या 5वें दिन जैसे जैसे समय बीतता है वो फॉलो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि इस समय में हो सकता है कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, कभी कोचिंग जाना पड़े, कभी हो सकता है शादी में जाना पड़े, कभी कुछ आ जाए, कभी कुछ आ जाए, तरह तरह की चीज़ें आएगी। समटाइम्स जो है आपको अलग अलग चीज़ों को लेकर फॉलो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा किसी और काम में बिजी हो गए, इसको मैनेज करना है आफ्टरनून में। ऐसा नहीं कि उसको हमने कहा तो अब छोड़ देना है, ऐसा स्किप करना है, ऐसा नहीं। ट्राई करना है उसको जितना हो सकता है मैनेज करने का, और ये आइडियल रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अब मान लेते हैं आपको मन में जो रात में जो पढ़ते हैं वो 6 को सीधे 11 में शिफ्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो सुबह के 6 बजे पहुंच जाएगा। तो केवल 5 घंटा का जो है ना नीचे शिफ्ट करेंगे तो आपको वो रूटीन जो है उसके हिसाब से बन जाएगा। तो एक रूटीन बनाना चाहिए। रूटीन हमेशा जो है वीकली बनाना चाहिए। इस वीक का मेरा यह प्लान है, जब वो पूरा होता है फिर अगले वीक का बनाना चाहिए। पूरे लाइफ टाइम का बना के रूटीन जो है अपने स्टडी रूम के टेबल के सामने जो चिपका देते हैं वो काम नहीं करता, क्योंकि इस वीक में हमारे जो है प्रायोरिटी बदल सकती है कि हमें इस वीक में इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी करना है, या इतना पोर्शन हमें करना है, या 2 सब्जेक्ट ही करना है। इसीलिए हर वीक की अपनी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए, पूरी की पूरी एक साथ प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 6 क्वेश्चन, नोट्स बनाना जरूरी है, और जरूरी है तो कैसे बनाएं? क्वेश्चन मन में आता है ना? आज मैंने वो सभी क्वेश्चन लेके आपके सामने हम आए हैं जो क्वेश्चन आप लोग जनरली पूछते हैं कहीं भी। नोट्स बनाना कितना ज़रूरी है, कैसे बनाना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं नोट्स बनाते हैं। चलते हैं आंसर की तरफ कि नोट्स के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए,
जरूरी भी है और नहीं भी है। क्या क्या मतलब होता है? मतलब ये जरूरी भी है और नहीं भी है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, जरूरी इसलिए है, जिनके पास समय है वो नोट्स जरूर बनाएं। समय का मतलब है कि अभी आपने ग्रेजुएशन अपने कंप्लीट नहीं किया है, या ग्रेजुएशन जस्ट करके अभी आप चाहते हैं एक साल अच्छे से तैयारी करें, तो उनको नोट्स बनाना चाहिए। लेकिन बहुत जो जल्दी में है, जिनके पास समय नहीं है, अभी बस 6 महीना में 2 महीना में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको नोट्स नहीं बनाना चाहिए। किसी स्टैंडर्ड कोचिंग क्लासेज का नोट्स लेकर ही पढ़ना चाहिए, उसी में आपको अंडरलाइनिंग करके तैयारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी एक शॉर्ट नोट्स आपका होना चाहिए। आपको एक संक्षिप्त नोट बनाना पड़ेगा। जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं उसका एक समरी जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक जगह लिखते रहना चाहिए। पढ़ने के दरमियान भी लिख सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं उस समय जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, जो भी आप बुक्स में लिख रहे हैं, उसको उसी समय करते चले जाना चाहिए। ठीक है ना? तो वो एक तरीका है कि शॉर्ट नोट्स का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अल्टरनेट पेज का। जैसे मान लेते हैं कि ये बुक्स है, बुक्स नहीं, एक नोट्स है, ठीक है? तो क्या करते हैं हम कि नोट्स जो है वो जीरोक्स हम लोग कराएंगे, तो एक पेज पे करेंगे, दूसरा पेज पीछे का खाली रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसमें अपडेट करना होता है, तो अपडेट करने का हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन ये अपडेट करने के लिए ऊपर का पेज में जीरोक्स कराएंगे, नीचे का हम खाली रखेंगे। तो वहीं पे हम लोग उसका समरी लिखते रहेंगे, या जो अपडेट होगा या नई कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो पीछे के पेज में लिखते जाएंगे। कभी भी नोट्स को जब भी जीरोक्स कराएं, पीछे का पेज खाली रखें, या जब भी कोई भी नोट्स बनाए अपने से, तो कम से कम हाफ से कम एरिया खाली नीचे रखना चाहिए। ठीक है? ये मैं करता था। उसकी वजह क्या है? आज जो हम चीज़ें जान रहे हैं उसमें हमारा हमेशा जो है, जितना समय लगेगा उतनी ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा। तो नीचे हमारे पास जगह रहेगा, उसमें हम लोग लिखते रहेंगे। तो हमेशा जब भी नोट्स बनाए तो 1/3 एरिया आप ओपन रखेंगे। ठीक है? और जीरोक्स कराएंगे नोट्स तो पीछे का जगह खाली रखेंगे। ठीक है? तो ये है आपका नोट्स बनाने का तरीका। और शॉर्ट नोट्स का महत्व यह होता है कि कई बार एक एक बड़े बड़े चैप्टर का एक ही पेज में पूरी बातें आ जाती है, शॉर्ट में, कोड में होती है, फार्मूला में होता है। तो एग्ज़ाम के समय केवल जो है हम लोग 14-15 पेज ही लेके जाते थे एग्जामिनेशन सेंटर पे, बस ऐसे से देख लिया, हो गया। मेंस में पूरा का पूरा किताब जो है 4-5 पेज में, 14-15 पेज में ही आ जाता था। तो ये एक तरीका यह है कि नोट्स जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना? 7वां क्वेश्चन है, पीयर लर्निंग करना चाहिए अथवा नहीं, करना है तो कब और कैसे, किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है? एग्जाम का समय आ गया है और आप लोगों ने क्या किया है, अब कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, अब अकेले पढ़ाई होगा। शुरू कर दिया है जिन लोगों ने, या फिर कुछ नहीं, इधर उधर नहीं जाना है, अब अपनी तैयारी अपने हिसाब से करना है। पीयर लर्निंग बहुत जरूरी है। ठीक है? अगर 3 से 4 या 4 से 5 लोग जो पीयर लर्निंग में होते हैं, सभी के रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूं। सभी का रिजल्ट होना 100% होगा ही होगा। और अगर यह लर्निंग, पीयर लर्निंग के लिए जो ग्रुप बनी है, अगर यह ग्रुप अच्छे से पढ़ाई कर रही है तो रैंक भी आसपास ही होगा। ठीक है? बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं होगा। लेकिन जो बहुत तेज है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत स्लो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक अच्छे ग्रुप की जो बात कर रहा हूँ उसकी बात कर। पीयर लर्निंग एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना पहले लोग छोड़ देते हैं, 1 महीना तो पहले जरूर छोड़ देते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता है, पीयर लर्निंग का महत्व यह होता है कि जो इम्पोर्टेंट हमारी नज़र में है और दूसरे के नज़र में है, वो सब मिलकर एक जगह आता है, और एग्ज़ाम के पहले उसका महत्व और भी ज़्यादा होता है। सामान्य तौर पे आप लोगों ने अभी छोड़ दिया है, जो गलत है। और मैं हमेशा पीयर लर्निंग पे फेथ करता था और पीयर लर्निंग में ही पढ़ता था। अब पढ़ने का जो तरीका होगा पीयर लर्निंग का, वो भी जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने बोला 3 से 4 स्टूडेंट ही होना चाहिए, ज़्यादा जोगी मठ उजारू। 10 लोगों का
6 लोगों का 7 लोगों का नहीं हो सकता है, 3-4 लोगों का ही हो सकता है। और टारगेट ओरिएंटेड डिस्कशन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बिना टारगेट के ही आएंगे, वैसा नहीं होगा, ठीक है। टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, तो वो भी जो है आपको देखना पड़ेगा। कैसे? 2 तरह के डिस्कशन हम लोग करते हैं। एक, बस आना है, आज बायोलॉजी होगा, बस पहुंच गए बायोलॉजी करने, है ना। बट बायोलॉजी में पता नहीं है क्या करना है, बस वहाँ पहुँच गए। हाँ चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त, धमनी, शिरा और जो भी है श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र वगैरह जितनी भी है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। उसके बाद 2 को क्वेश्चन पूछा, तीसरा बोला अच्छा पार्टी का थोड़ा पार्टी के बात नहीं करते, वो शुरू कर देगा। आज देखे आज अमुक लीडर ने क्या बोला, अच्छा वहाँ से देखे ये मिला है, वहाँ मिला, ये हुआ। अब उसके बाद जो है करने कुछ गए थे, हो कुछ और रहा, ठीक है। या किसी ने कह दिया कि रास्ते में आ रहे देखो मोटरसाइकिल से मार दिया, धक्का है, पैर में चोट लग गया, अच्छा कोई बात नहीं, वहीं पर ख़त्म थोड़े होगा। उसके बाद दूसरा बोलेगा हम भी गए थे ना, तो परसों जो है लोग समझता है परसों हमको ही मारा था, ठीक है। कोई इसमें बोल देगा ठंडा आ गया है, हमको 2 साल पहले लगा था, अभी दर्द हो रहा है। तो चारों को कुछ ना कुछ दर्द हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ये है पीयर लर्निंग का मतलब गलत वो, ठीक है। तो पढ़ाई से कम, और ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं होता है। मतलब जहाँ बकवास की बातें, अच्छा आप बोलेंगे सर कैसे पता है, क्योंकि हम भी यही किए और हम लोग भी यही करते थे और फिर कंसंट्रेट करवाते थे, नहीं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। टारगेट ओरिएंटेड का मतलब है आज 4 बजे हम लोग मिलेंगे 2 घंटा के लिए। साइंस में आज हम लोग जो है पूरा का पूरा प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र पूरा करके आज आएंगे, और पाचन तंत्र, 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर पे पूछताछ होगा और 3 चैप्टर की तैयारी करके हमको जानी। फायदा नंबर 1, हमें पता है 3 पे पूछा जाएगा, 3 की तैयारी हम लोग खूब करके जाएंगे, खूब पढ़ के जाएंगे। और इस प्रेशर में कि वहाँ हमारा इंप्रेशन भी ठीक रखना है और हमारा जानकारी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी 3 चैप्टर ऐसे ही तैयारी हो गई, वो तो मिलना एक बहाना है, ठीक है। और दूसरा है कि जब पूछा जाएगा तो आपको खुद लगेगा, 2 दिन आपको लगेगा कि अच्छा आज नहीं पढ़े तो कल तो पढ़ के जाइएगा ना, आज नहीं पढ़े परसों पढ़ के जाएंगे ना। ये पढ़ने की प्रवृत्ति खुद ही डेवलप हो जाएगी और पूछना पड़ेगा। हम लोग पीयर लर्निंग में जो है क्वेश्चन सेट करते थे, और जो 4-5 लोग होते थे, आज का क्वेश्चन सेट अमुक करेंगे, कल का मैं, परसों का वो, सब क्वेश्चन सेट करते थे। 100 क्वेश्चन जो है सेट करके लाते थे, और जितना डिफिकल्ट बन सकता है उतना डिफिकल्ट जो है हम लोग करते थे उस 3 चैप्टर पे। तो क्या होता था कि पूरी तैयारी के साथ हमको अपना स्कोर टॉप पे ले जाना है, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी, उसको बात ऊपर कुछ रहती है, अंदर में कुछ और निकल जाती है, मतलब उसमें कुछ रहता होता है नहीं, ठीक है। उसको कभी भी नहीं देखिए, हमेशा जो है स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, न्यूज़ चैनल भी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न यह है कि एक ही बात को ब्रेकिंग करते रहेगा और आधा घंटा खराब करेगा, ठीक है। और उसमें होता जाता कुछ नहीं, डिटेलिंग रहता है, नहीं रहता है, डिटेलिंग कुछ नहीं होता है। सब डिटेलिंग जो है न्यूज़पेपर में आता है, कोई भी डिटेल हो हमेशा न्यूज़पेपर में ही आएगा। वो 4 लाइन के पट्टी पे ही सारा उसका कहानी रहता है, और कुछ भी डिटेलिंग नहीं होती है, कोई एनालाइज नहीं किया जाता है। कुछ चैनल जो है एनालाइज करता है तो वो किसी पार्टी विशेष के हिसाब से एनालाइज होता है, उसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपका भी सोचने का दायरा जो है बदल जाएगा, आपका ढंग बदल जाएगा। अब न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ है, मैं किसी न्यूज़ का नहीं कहूँगा, लेकिन जो यूपीएससी तैयारी करते हैं, द हिंदू को छोड़ के कोई अच्छा नहीं हो सकता है, इंडियन नेशनल या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, क्या लिख दिया है नेशनल, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, जनसत्ता हिंदी में, और TOI द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर जो है आप प्रिफर कर सकते हैं। दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं, बट यही है कि आपको पढ़ने के लिए नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, संपादकीय, एडिटोरियल पेज, ठीक है। इसके अलावे नहीं देखना चाहिए, इसके अलावे आपको पढ़ना नहीं चाहिए। मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, परीक्षा मंथन, विजन IAS, इसके साथ मैं आपको ऐड कर देता हूं, और कुरुक्षेत्रा जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और योजना, ठीक है। ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसा बताया कि न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ते समय सिलेक्टिव होना पड़ता है। न्यूज़पेपर में मैंने बता दिया कि क्या सिलेक्ट करना है, पहले न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करना है कौन सा पढ़ना है। दूसरा, न्यूज़पेपर भी बहुत सारे लोग कई पढ़ते हैं, या फिर आप लोगों के ग्रुप में आता होगा, बहुत सारे ई कॉपी आता है, तो सब लोग पढ़ता है, पहला पेज पढ़ लिया, फर्स्ट पेज, अच्छा ये है,
कोई चेंजिंग होता नहीं। न्यूज सब चीज़ें एक ही होती है। न्यूज महत्वपूर्ण है या नहीं है उसकी जानकारी होती है एडिटोरियल पेज को देखने से। संपादकीय पन्ना को पढ़ेंगे, पेज को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज आजकल चल रहा है जिसपे कि आप फोकस कर सकते हैं, है ना। एक ही न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और न्यूज़पेपर में आधा घंटा समय ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। पढ़ने का टाइम जैसा मैंने बताया था दोपहर में होना चाहिए। मॉर्निंग का टाइम किल नहीं करिए, थोड़ा बर्दाश्त करिए, 2-4 दिन में आपको आदत हो जाएगी। जब आप ऑफिसर बन जाइएगा तो चाय चूस के साथ मॉर्निंग अपना चाय पढ़ सकते, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या वॉशरूम में भी लोग बैठते हुए अपना पढ़ते रहते हैं। सबका अपना तरीका है, लेकिन वो आप अफसर बनने के बाद। अभी ये दोपहर में पढ़िए, जब आपको टाइम किल नहीं हो उसके हिसाब से करिए। मैगजीन जितने भी है सबको नहीं पढ़ना है। 200, 250, 300 पेज की मैगजीन आती है, पढ़ने के लिए उसमें होता है 20 पेज। इंपॉर्टेंट जो होता है वो सबसे पहले ही पेज पे होता है, वो होता है करंट अफेयर्स पहला। उसके जो बहुत सारे आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल में से जो जरूरी आर्टिकल 1-2 लगेगा उसको पढ़ना है। बाकी सब होता है क्वेश्चन सेट, क्वेश्चन बैंक का, यहाँ का क्वेश्चन, वहाँ का क्वेश्चन, वो सब नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप विजन IAS, दृष्टि मंथन वगैरह का पढ़ते हैं तो बॉक्स वाला जो होता है उस इंपॉर्टेंट को समझना है, हाईलाइट किया होगा उसको समझना है। और जो न्यूज़ मैंने पिछले क्लास में बताए थे कि किस तरह से आपको कौन सा न्यूज़ कवर करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही ये पढ़नी चाहिए। यानी कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को बहुत कम 10% से ज़्यादा आपको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो न्यूज़पेपर और इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आदतें जो सफल होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारा आदत है जो आपको सफल नहीं होने देगा, असफल हो जाएंगे। और कुछ ऐसी आदतें होनी चाहिए जिससे कि आप सफल हो सकते हैं। तो आदत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आदत पे फोकस करते हैं। कल पे टालना, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। फिर क्या है, मंडे से पढ़ाई करेंगे, है ना। आज तो सैटरडे है ना, 2 दिन और घूम लेते हैं, सोमवार से पढ़ेंगे। अच्छा छोड़िए, अब 1 तारीख, अब 1 जनवरी आ रहा है ना, 1 तारीख से पढ़ेंगे। ये है टालने की प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति जो है देखेंगे कि नब्बे % छात्रों में यह पाया जाता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा आप उसमें है कि नहीं है। हालांकि ये तो हम गलत लिख दिए, 99% पाया जाता है, ठीक है। अब सही है ना। अब 1% भी हमको लग रहा है कि नहीं सही बात है, वो 100% में पाया जाता है। ये 100% में प्रवृत्ति पाई जाती है कल पे टालने। जिसने इस पे काबू पा लिया उसने गंगा स्नान कर लिया, वो सफल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आलस है यहाँ, ठीक है ना। आलस ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, पढ़ा है कि नहीं संस्कृत में। तो उससे बड़ा शत्रु कुछ नहीं है। इसके चलते जो है कल पे टालना, 1 तारीख से पढ़ना, कोई भी पढ़ने का मुहूर्त नहीं होता है। अभी तो सूर्य ग्रहण भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपना घर में बंद हो गए हैं, अलग अलग काम में लगे हैं, तो किसी ने खाया नहीं, पानी नहीं पिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा, अभी पढ़ना है अभी से स्टार्ट कर देते हैं, अभी अच्छा है अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई इसका टाइम नहीं होता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, कल पे टालते हैं, मंडे पे टालते हैं और 1 तारीख पे टालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगले साल पे टाल देते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, फुल कमिटमेंट होनी चाहिए, इच्छा शक्ति कि हमको करना है। ठंड का समय आया है तो जब नींद खुलेगा तो अपने ब्लैंकेट को, रजाई को पैर से इतना जोर से मारेंगे कि बेड से नीचे गिर जाना चाहिए, ठीक है। और अलार्म को इतना दूर रखना है कि बेड के बगल में नहीं होना चाहिए कि यहीं से बंद कर दिए या मोबाइल उठा के बंद कर दिए, है ना। या 4 अलार्म लगा के रखें, एगो 8 बजे, एगो 8:30 बजे, एगो 9 बजे, 9:30 बजे। अच्छा 2 और बचा हुआ है अभी नहीं उठना है, 2 तो है, तीसरा में अच्छा ठीक है, चौथा में अब 5 मिनट में उठ जाएंगे, चौथा भी आपका अलार्म बंद हो गया, लेकिन 5 मिनट में कहाँ उठे आप, सोए रह गए। तो ये जो है दृढ़ इच्छा शक्ति आपका फुल कमिटमेंट जो है आपका नहीं है।
फुल कमिटमेंट में केवल ये नहीं होता है कि कंबल के नीचे सोकर खाली सपने देखना, सपनों को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब इसके साथ मैंने आपको ये भी जोड़ दिया है, रेगुलर एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, क्रिएटिविटी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है पार्क में जाइए या जो चीज़ें करिए, घर में भी क्रिएटिविटी का मतलब यह है कि एटलीस्ट जो है कम से कम आँख का एक्सरसाइज करना चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं आँख को रोटेट करना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। आँख जो है आपको ग्लास नहीं लगेगा, जिनका लग गया उनका उतर सकता है, तो आप ये सब कर सकते हैं, गर्दन का कर सकते हैं एक्सरसाइज जो भी है। क्रिएटिविटी का मतलब है ये सब हुआ। क्रिएटिविटी का मतलब है माइंड को फ्रेश करने के लिए पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो भी करना आप चाहते हैं, कम से कम यह आपको करना चाहिए, तभी लाइफ में सफल होंगे। केवल किताब पढ़ के सफल नहीं हो सकते, याद रखिएगा कि केवल हम बुक्स पढ़ लेंगे और यूपीएससी पास कर जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए ये क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें आपका होना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हेल्दी होना ज़रूरी है, और हेल्थ रहेगा तभी सब कुछ रहेगा। इस शरीर के अलावा इस वर्ल्ड में अपना कुछ नहीं है, अपना कोई नहीं है। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है। गॉसिप नहीं करना है, निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये इसमें देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी माइनस है। गॉसिप का यह मतलब होता है कि एक आपका फ्रेंड जो है वो यूपीएससी क्रैक करके यूपीएससी में आईएएस बन गया, 3 लोग मिले, बोले ऐसे पढ़ता था, रोड पे घूमता था, ये हो गया निगेटिव थॉट्स, ठीक है। अच्छा ओके, मेरे पास पैसे का दिक्कत है इसलिए हम नहीं पढ़ पाए बेटा, नहीं तो देखो वो लोग बड़ा कोचिंग में पढ़ा, बाजीराव 30 डिवीजन यहाँ पढ़ लिया इसलिए आईएएस बन गया, उसका बाप बहुत बड़ा है। ये हो गया निगेटिव थॉट्स, ठीक है। आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे उसकी सफलता को। ये आपके फ्रेंड है, बीपीएससी में डीएसपी बन गया, यूपीपीसीएस में बन गया, कहीं भी हो गया, आप हमेशा फ्रेंड से जो अच्छे किए हैं उनसे आपको जेलसी है, आपको कभी भी उससे सीखने की प्रवृत्ति नहीं है, आपको हमेशा जेलसी है, आपको लगता है अरे ऐसा किया है, वो किया है, या नहीं भी किया है तो भी जेलसी है। क्या नहीं होता है जेलसी? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं तो भी बोलेगा अरे ये शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि आप खराब पहनते तो उसको अच्छा लगता है, आप अच्छा उससे अच्छा दिख गए, लड़कियों में खास तौर पे ज्यादा है। तो इसको कहते हैं निगेटिव थॉट्स और गॉसिप करना। गॉसिप पे टाइम नहीं देना चाहिए, गॉसिप का टाइम समय देने से आपका टाइम किल होगा फर्स्ट। दूसरा, निगेटिव थॉट्स, हर चीज़ में निगेटिव बात करने वाले अपने स्टडी में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते। वो हमेशा जो है या तो अपने हाथ के रेखाओं पे भरोसा करेंगे, या गॉड पे भरोसा करेंगे, या दूसरे को हमेशा दोष देंगे, दूसरे को ऑलवेज दोष देंगे। वो अपने दोस्त को, अपने पेरेंट्स को, अपने माहौल को, नहीं होगा तो भगवान को, सबको दोष दे देंगे। उनको अब कभी नहीं लगा कि मेरी अपनी खुद की कमी है या खुद की वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो ये हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि ये आदत हमारे लाइफ से नहीं होनी चाहिए, और आप सब में पॉजिटिव देखना आज से शुरू करेंगे। कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर अच्छाई नहीं है, हर इंसान गॉड का क्रिएशन है फर्स्ट। दूसरा, हर इंसान में गॉड है। जब हर इंसान में गॉड है तो उसमें जब 90% हो सकता है रॉन्ग हो, नेगेटिव चीज़ हो, 1% जरूर अच्छी बात हो सकती है। तो जो उसकी अच्छाई है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। वो भी ऐसा है, अंगुलीमाल था, कुछ राक्षस था, उसमें भी कुछ अच्छाई थी। ऐसी बात नहीं हो सकती कि सब पूरी की पूरी निगेटिव हो जाए। रावण के बारे में भी आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी होगी, बहुत बड़ा विद्वान था। जो अच्छी चीज़ है उसको ग्रहण करना चाहिए। राम में जो है पुरुषोत्तम श्री राम जो है उनमें भी निगेटिविटी थी। पॉजिटिव और निगेटिव में जब भगवान में भी पूरी 100% नहीं थी अच्छाई या बुराई, तो आप उसको नहीं कह सकते। इंसान को इसमें डिवाइड करना चाहिए। सो थॉट्स ऑलवेज पॉजिटिव। माहौल को हमेशा सोचना है कि कितनी भी रातें जो है वो काली हो या बड़ी हो, उसकी सुबह जरूर होती है। आपकी समस्या का निदान जो है निश्चित रूप से होगा, वो लंबा नहीं हो सकता है। जितनी रात हो सकती है सुबह जरूर उसकी होती है। और एक और चीज़ जो है आप लोगों का, पटना वासियों का बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, जो लोग नहीं सुने होंगे आज सुन लीजिए, ठीक है। एक है ठास भोजनम चाप निंद्रम, खूब खाना है, ठीक है। ये स्टूडेंट का जो है ना एक बहुत बड़ा स्वभाव है कि वो दोपहर में चावल दाल और चोखा, DBC, दाल भात चोखा जरूर खाएगा, ठीक है, और खूब खाएगा। मेस में पैसा दिए हैं तो ज़्यादा खा जाना है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में पैसा दे रहे हैं 7,000, तो अच्छा आज बना है क्या पराठा, 8-10 वो तो आराम से खा जाएंगे, ठीक है। तो पैसा सधाना है ना। दूसरा, अच्छा दोस्त को कल 2 समोसा खिलाए थे, जिसका 3 खाएंगे तभी बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो आज जो है ठास भोजनम वाला एक बहुत बड़ा प्रवृत्ति है, और स्पेशली जो है न्यूट्रिशियस फूड पे फोकस करना चाहिए। मजाक का विषय नहीं है, लेकिन हल्का हल्का खाना, कम कम खाना, न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन, विटामिन, इस सब का जो है आपके मन में हमेशा रहता होगा क्वेश्चन कि सर रट जाना है कि समझना है। अब इसका 2 कारण है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई बता दिया है, हम ही बता दिए हैं कि समझ के पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेचारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में 3-4 साल लगा दिया, वो कुछ याद नहीं कर रहा, खाली कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे। उसको पता है कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको पता नहीं। वैसे में सालों बीतता है, 5 साल भी लोग को लग जाता है। अब किसी को रटने के लिए कह दिए तो वो रटे जा रहा है, उस समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन करे तो रटा हुआ वो आंसर दे दे, और लिखने की बारी आए तो ना, हमको तो खाली बस 2 को 1 लाइनर आता है, बस हम लिखने उखने नहीं आता है, तो मेंस तो पास करना नहीं है। ये दोनों ही प्रवृत्ति जो है खतरनाक है। तो रटना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब जो है ये है, जहां याद ना हो वहां रट जाना चाहिए, ठीक है। जहां आपको याद नहीं हो वहां पे रट जाना है, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, ठीक है। और रटना समझना दोनों जरूरी है। अब मैं बताता हूं कहां समझना रटना जरूरी है। रटना वहां जरूरी है जहां फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद नहीं होता है, उसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फार्मूला को भी रटना पड़ता है कि नहीं। प्रेपानित का पुयोस्कम कम भी छवि, इस तरह से आपको दोनों का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस जो है होना चाहिए, तभी जो है आपका रिजल्ट हो पाएगा। अब बैलेंस में जो है आप कहेंगे कितना कितना परसेंट, तो मैं मानता हूं 50-50%। बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, यानी रटना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना पड़ता है। ज्योग्राफी को 90% कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। हिस्ट्री 50% रटना है, 50% समझना है। क्लियर है। जैसे एंशिएंट से वर्ल्ड की तरफ जाते हैं, एंशिएंट में सबसे अधिक फैक्ट है, उससे कम मेराइवल में है, उससे कम मॉडर्न में है, उससे भी कम वर्ल्ड हिस्ट्री में है। ये पूरा का पूरा है। यानी रटने से लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ बढ़ना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में समझना ज़्यादा है, मॉडर्न हिस्ट्री में समझना थोड़ा कम है लेकिन ज़्यादा ही है। एंशिएंट में रटना ज़्यादा है, समझना कम है। क्लियर है। तो वैसे आपको समझना पड़ेगा, रटना दोनों ही को मिलाएंगे तब जाके मोतियों का माला बनेगा। रटने का मतलब है अलग अलग मोती है, और कॉन्सेप्ट जो है उस वायर या वह तार से सभी मोती को पिरोया जाता है, और जब मोती का हार बन जाता है तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होता है। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर, ठीक है। तो रटना और ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहुंच चुके हैं लास्ट में, और ये समस्या जो है गंभीर है, ठीक है। 11 जो हमने एजेंडा रखा था उसका लास्ट एजेंडा यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट क्या करे। यह समस्या हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि समझिए कि नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। और इसको रखने के पीछे भी वजह यही थी कि हम इसको कैसे समझें, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो है आसान नहीं है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। Where there is a will, there is a way.
जहां चाह वहां राह। ठीक है, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ मिल सकता है यदि आपने चाहा है। और आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी चीज को इतना आप शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपको मदद करेगी उसमें। और ऐसा होता है। द सीक्रेट्स मूवी अगर देखी होगी, या द सीक्रेट्स अगर बुक्स अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िए। उसमें है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें जो है आपकी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस के बारे में आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कैसे परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे जो है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं और दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जितने भी बड़े लोग हुए हैं आप लोगों के नज़र में, अब दुनिया के नज़र में जितने भी बड़े शख्सियत, जितने भी बड़ी पर्सनालिटी हुई है, वह सभी के सभी 99% गरीब थे। बहुत ही दरिद्रता, बहुत ही खराब परिस्थिति आर्थिक उनको जो है इकोनॉमिकली साउंड नहीं थे, उसमें से वो निकले हैं। चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, अब्राहम लिंकन से लेकर जितने भी हो, आज आप लोग जो देख रहे हैं अडानी, अंबानी, सभी के सभी जो फोरफादर थे या जो फादर थे, काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया। स्टडी आप लोगों ने किया होगा, समझ रहे होंगे। जितने भी हुए हैं सबके पीछे बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस है, उनके पीछे का बड़ा संघर्ष है। इकोनॉमिकली बहुत ही वीक रहे हैं, बहुत कम ऐसा होता है। यूपीएससी में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही इकोनॉमिकली वीक रहे हैं, फिर भी वो सक्सेस हुए हैं। यह कहना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इन प्रदेशों में, बिहार सहित इन प्रदेशों के 90% से स्टूडेंट ये इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैंने जैसा लिखा है, अब आपके मन में आएगा पैसा नहीं है, क्लास कैसे करें? जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है दिल्ली में या दूसरे जगहों पे, बड़ी बड़ी फी है। एकलव्य को जरूर याद करना चाहिए। एकलव्य जो है गुरु बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। तब उन्होंने उनका एक स्टैचू बनाकर, मूर्ति बनाकर उसको गुरु मानते हुए धनुर्विद्या उन्होंने सिंगल स्टार्ट किया था जंगल में। ठीक है, जब उन्होंने जंगल में स्टार्ट किया था तब इनकी धनुर्विद्या इतनी अच्छी हो गई थी, इतना अच्छा उनका सटीक निशान और तीरंदाजी हो गई थी कि अर्जुन से भी आगे उनको बीट कर दिया, अर्जुन से भी बड़े हुए धनुर्धर। तो द्रोणाचार्य ने उनका क्या ले लिया, अंगूठा ले लिया गुरु दक्षिणा में। वो तो अलग कहानी हो गई, उनको कम जो वीक करने के लिए अर्जुन को। लेकिन ये तो पता हो गया कि बिना गुरु के भी, जनरली लोग कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, लेकिन बिना गुरु के भी अगर आप में अंदर से जुनून है, एक वर्ड में हमेशा यूज करता हूँ, अगर अंदर में जुनून है, अंदर में अगर आपका कुछ आग है कुछ करने का, कोई नहीं रोक सकता है। कितनी भी परिस्थिति खराब होगी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लाइफ स्टडी को भी देखेंगे पीछे घूम के, मैं अभी तो बताऊंगा नहीं, तो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और जो प्रॉब्लम देख रहे हैं सब प्रॉब्लम से मैं जूझ चुका हूँ, इसलिए बताता है, इसलिए मैंने कोई कोचिंग क्लास नहीं किया था। ठीक है, तो बाकी मैं डिटेल का ही बताऊंगा। अब क्या है कि पार्ट टाइम जॉब या ट्यूशन करना चाहिए उनको। स्टूडेंट दो तरह के हैं, एक है जो कि अपनी उनको समस्या है कि अपने पढ़ने के लिए उनको पैसा चाहिए। दूसरा स्टूडेंट वो है जो अपने पढ़ने के अलावा घर को भी हेल्प करना है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको घर को भी मदद करना होता है, क्योंकि घर में उनकी जो पेरेंट्स हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि उनको खुद से जो है वो अर्न कर सके और अपनी, आपकी पढ़ाई तो छोड़िए, अपनी जीवन यापन जो है कर सके। तो ऐसे भी स्टूडेंट हुए हैं जो अपने स्टडी के लिए भी उन्होंने अर्न किया है और अपने पेरेंट्स को भी उन्होंने पैसा पहुंचाया। मैं इस दरमियान क्लासेज लेता था, आज इसीलिए मेरा पैशन क्लास लेने का है। ठीक है, आईएएस बनने से पहले आईएएस का क्लास लेता था। मेरी 7 बुक्स जो है मेरी आईएएस बनने से पहले प्रिंट हुई थी, जो बीपीएससी जेपीएससी के लिए अलग अलग बुक्स मेरी प्रिंट हुई थी। ठीक है, जो होंगे इसमें सीनियर या फिर मेरे समय के, उनको पता होगा। जब मैं एग्ज़ाम देने गया था झारखंड, मेरा उस समय एज भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 20 साल में सेलेक्ट भी हुआ था, बट डीएसपी का कोई पोस्ट नहीं था। ठीक है, मैं सेलेक्ट हुआ था फाइनली, आई गोट, बट डीएसपी का पोस्ट नहीं था तो मुझे वहाँ नहीं मिल पाया था। ठीक है,
तो वहाँ सेंटर पे मेरी सब किताबें हिस्ट्री का पढ़ रहे थे लोग, तो मैं समझ गया था कि मेरा सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से हो ही जाएगा। ठीक है, तो करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने बाद में उस सब बुक को ड्रॉप किया। आज 2-3 बुक मेरी निकली है, तो आपको धीरे धीरे सब बुक का अपडेट हो जाएगा। तो सब बुक जो मैंने IAS बनने से पहले लिखी थी आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी अपडेट कर रहा हूँ मैं सब बुक को। ठीक है, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अपने जीवन में जो ठाना है, जो करना चाहते हैं, कर सकते हैं। कोई भी बाधा आपके जीवन में क्षणिक होता है या आपको चेक करने के लिए आता है कि आप सक्षम है या नहीं है, आपको केवल चेक करता है। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का निदान होता है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, दुनिया पलट जाएगी, उलट जाएगी, आपको जो बनना है आप वो कर सकते हैं। हर व्यक्ति इक्वल है, सबका ब्रेन एक तरह का है। इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ना, वो राजा और रंग की तरह है, आज है कल नहीं होगा। और जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। जिनके पास बहुत पैसा है कल को नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। आप अपने आस पड़ोस में भी देखिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसलिए इन सब चीज़ों का कुछ नहीं होता है। जिनके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, बच्चा जो है आगे बिगड़ता है और फिर वो हो जाता है डबाडोल। तो ये पूरा का पूरा 11 चैप्टर, 11 सब्जेक्ट, 11 एजेंडे पे आज का पूरा क्लास था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा और मज़ा आया होगा। कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ था, यह 30 मिनट्स का जो क्लास है वो 30 मिनट्स का नहीं था, वो पूरा का पूरा 30 ईयर्स का था। जो एक्सपीरियंस करने में समय लगेगा। 2 दिनों से मंथन के बाद मैंने ये पूरा खुद का मेरा तैयार किया हुआ है। खुद ही मैंने क्वेश्चन राइज किया, पूरा आंसर किया, फाइनली आप लोगों के सामने है। बट ये पूरा का पूरा 11 के 11 एजेंडा अपने लाइफ में उतार दीजिएगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम पास करने से नहीं रोक सकता है।